जय हिंद साथियों, मैं रवि कुमार। हमारे साथ इस वक्त प्रशांत पांडे जी, इनसे बात करेंगे जो पहलगाम आतंकी हमले के लेकर जो विवाद चल रहे हैं। अब विवाद में जो नेशनल मीडिया पे जो घटना दिखाई जा रही है, जो युद्ध का वो दिखाया जा रहा है कि नहीं, भारत युद्ध करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान भी युद्ध करने के लिए तैयार है। जब नेशनल मीडिया खोलेंगे, जब न्यूज पेपर खोलेंगे, राष्ट्रीय पेपर खोलेंगे, तो न्यूज नेशनल मीडिया को देखते हुए, राष्ट्रीय पेपर को पढ़ते हुए यही लग रहा है कि युद्ध करने के लिए दोनों देश तैयार है। लेकिन जो लोग हैं, जो देश के लोग हैं, वो कंफ्यूज है कि युद्ध कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा। तमाम लोगों के अंदर सवाल पैदा हो रहे हैं। उसी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रशांत पांडे जी मौजूद हैं और इनसे हम विस्तार रूप से जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध होगा या नहीं होगा। तो प्रशांत पांडे जी, आपका द सोशल लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जो भारत और पाकिस्तान में अभी तक जो युद्ध हुए हैं, उसके कारण क्या रहे हैं और नतीजे क्या निकले हैं? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक जो भी युद्ध हुए हैं, उन युद्धों का मूल कारण सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रहा है। अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए और अपने डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए, उसके लिए ये जो है कि युद्ध होते रहे हैं। हालांकि इस मंसूबे में कभी भी सफलता हासिल नहीं हुई है पाकिस्तान को। आज़ादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान अपने आप को एक डोमिनेटिंग कंट्री दिखाना चाहता था भारत के आगे कि हम भले ही तुम्हारे साथ आज़ाद हो रहे हैं, लेकिन एक दिन हम हर मामले में तुमसे आगे निकल जाएंगे। आज़ादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई का मुख्य कारण रहा है कश्मीर। क्योंकि रियासतों का जब से मिलन शुरू हुआ, रियासतों को अपने अपने देश में मिलाने की बात चलने लगी, तो वहाँ बात यही थी कि जो मुस्लिम बाहुल्य हिस्से हैं देश के, वो पाकिस्तान के पास जाएंगे। बंटवारा इसी आधार पे हुआ था। और जो हिंदू बाहुल्य हिस्से हैं वो भारत को मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे भारत के जिनकी स्थिति ऐसी थी कि उन्हें अब पाकिस्तान को नहीं दे सकते थे। जैसे वर्तमान हैदराबाद अगर पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता, तो सोचिए कि देश के बीचों बीच एक ऐसी जगह जो किसी और देश की हो। हालांकि अब हम सीधे भारत, जो अब तक युद्ध लड़ा है भारत, वहां चले आते हैं। तो मुख्य कारण जो है कि राजनीतिक रहा है, उसमें भी धार्मिक कारण रहा है। लेकिन जो कारण हमेशा से सामने रखा गया, जिस पर हमेशा बात चली, जिस पर हमेशा चर्चा हुई, वो रहा है कश्मीर। 1948 में ही आज़ादी के ठीक बाद पाकिस्तान को बाहरी सपोर्ट मिले और उन सपोर्ट के बल पर पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने के लिए युद्ध कर लिया। पाकिस्तान के कुछ स्थानीय जो है कि जनजाति थे, जिनको पाकिस्तानी सेना ने सपोर्ट किया और कश्मीर पे चढ़ाई करा दी कि अगर हम सेना भेजेंगे तो ये युद्ध डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन जब लोग जाके लोगों से लड़ेंगे तो ये होगा कि भाई ये तो लोगों की मांग है, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जबकि इन्वॉल्वमेंट उनका था। फिर वहाँ के राजा हरि सिंह के कहने पर और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद भारतीय सेना वहाँ पहुंची, जिसके बाद कश्मीर के 2/3 हिस्से को तो भारतीय सेना ने बचा लिया पाकिस्तान के कब्जे से। 1/3 हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के पास है। और वहीं से उस पहले युद्ध से उनको युद्ध में तो हार मिली, ऑन पेपर तो वो हारे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आप देखेंगे, इन रियलिटी आप देखेंगे, तो 1/3 हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास है। और वहीं से पाकिस्तान के मनोबल को और अधिक बल मिल गया। पाकिस्तान को लगा कि जब एक बार युद्ध करके हम 1/3 हिस्सा ले लिए, तो हम प्रयासरत रहेंगे तो धीरे धीरे हम कश्मीर को अपने आप में मिला लेंगे। और इसके साथ ही 1948 के बाद जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, जो यूं तो बेनतीजन रहा, लेकिन इतिहासकार उसको लिखते हैं कि ये चीन की जीत रही। तो वहां से चीन की जीत के बाद और अपने देश में 1962 के बाद एक बहुत ही भारी सूखा पड़ा था। तो उस सूखे और चीन की युद्ध में हार के बाद पाकिस्तान को लगा कि भारत टूट चुका है, कमजोर हो चुका है, और ये दूसरा और सुनहरा मौका है कश्मीर को अपने देश में मिला लेने का। तो उसको एक सुनहरे मौके पे तौर पे देखते हुए पाकिस्तान ने 1965 में भारत के साथ दूसरी जंग लड़ी। उस जंग में भी पाकिस्तान को शिकस्त खानी पड़ी। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान को यह लगने लगा कि जिस तरीके से उस समय पाकिस्तान 2 हिस्से में आज़ादी के समय बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता को कंट्रोल करने में पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का वर्तमान पाकिस्तान है, वो बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता को कंट्रोल करने में लगा हुआ था। उस समय बांग्लादेश न होकर वो पूर्वी पाकिस्तान ही हुआ करता था। उस बीच में उसकी राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत पर दबाव पड़ा। वहां से लोग भाग भाग के भारत में आने लगे और उन भागे हुए लोगों को शरण देना भारत के लिए जब
कहीं ना कहीं बस के बाहर की बात हो गई तो भारत ने पाकिस्तान को कहा कि भाई तुम अपने लोगों को वहीं रखो। लेकिन जब ये समझ में आ गया कि इनके मंसूबे कहीं न कहीं गलत हैं, तो 1971 में तीसरी लड़ाई भी हमने मजबूरी में ही लड़ी, जहां आपको सुनने को मिलता है कि रूस ने हमारा साथ दिया था वैश्विक पटल पे। यही रूस जब 1971 में सोवियत संघ हुआ करता था, जब उसने भारत की मदद की थी, जब वो 15 देशों में टूटा, तो आज उसका सबसे मजबूत हिस्सा रूस निकल के आया है। 1971 में हमारी मदद हम कह देते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि रूस ने की थी, वो उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। फिर 90 के दशक में वो 15 देशों में टूटा और उनमें से एक सबसे ताकतवर देश निकला रूस। और वो रूस आज भी इतना ताकतवर है, कितना ताकतवर है ये बताने की जरूरत नहीं, आप रूस यूक्रेन युद्ध में देख चुके हैं कि एक तरफ पूरा अमेरिका, एक तरफ पूरा यूरोप, पूरा यूक्रेन, और जो है कि अकेले रूस ने सारी चीजें देखी। फिर हम बात करें भारत की चौथी युद्ध की, तो चौथा, और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, 1971 के युद्ध में 94,000 पाकिस्तानी सैनिकों को जब बंदी बनाया गया, उसके बाद वो युद्ध खत्म हुआ था। फिर 1999 में हमने पाकिस्तान के साथ अपनी चौथी लड़ाई लड़ी, वो भी हमने मजबूरी में लड़ी। और 1999 के युद्ध से पहले अमूमन ये माना जाता था कि जब सर्दियां पड़ने लगेंगी, जब कारगिल में बर्फ पड़ने लगेगी, तो दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं में पीछे हट जाएंगे। तो ऐसा 1999 से पहले हुआ करता था। जब कारगिल और द्रास सेक्टर में बर्फबारी होती थी, बर्फ पड़ती थी, पहाड़ों पे बर्फ जमने लगती थी, तब दोनों देश की सेनाएं घाटी में नीचे उतर आया करती थी। और फिर जब अप्रैल मई के महीने में जब बर्फ पिघल जाती थी, तब सेनाएं वापस जाके अपनी चौकियों पर अपनी अपनी पोजीशन लेती थी और फिर सीमा की रक्षा किया करती थी। 1999 में इसी तरीके से भारतीय सेना चोटी से नीचे उतर आई, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने सिर्फ पीछे हटने का ढोंग किया। वो बाद में वास्तव रूप से वो पीछे नहीं हटा। उस समय वो पीछे हट गए कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए बल्कि मैं तो कहूंगा। फिर जब उनको लगने लगा कि नहीं, अब जो है कि बर्फ पिघलने लगी है और अब सर्वाइवल जैसी स्थिति हो गई है, एक आम आदमी रह सकता है, तो उन्होंने अप्रैल मई का वेट नहीं किया। वो मार्च लास्ट और अप्रैल की शुरुआत में ही उन्होंने जाके वहाँ पोजीशन ले ली और मुजाहिदीनों के साथ वहाँ मिलकर बाकायदा एक वार प्लान किया। उसके बाद हमने वो लड़ाई भी लड़ी। उस लड़ाई में 4,000 पाकिस्तानी सैनिक हमने मारे, जिसका पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस बात की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारे कोई सैनिक नहीं मारे गए, ये युद्ध हमारे सैनिकों ने लड़ा ही नहीं था, ये युद्ध आतंकवादियों और भारतीय सेना के बीच का था। अच्छा। मुजाहिदीनों और भारतीय सेना के बीच का था। बाद में वैश्विक दबाव के बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ, हमारी लाइट इन्फेंट्री बहुत बुरी तरीके से परास्त हुई थी और लाइट इन्फेंट्री के हमारे 4,000 जवान मारे गए थे। तो इस तरीके से बार बार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के द्वारा इस जिद में पहल कर दी जाती है कि एक दिन हम भारत को जीत कर पूरे भारत पे कब्जा करेंगे, और उसकी इसी जिद के कारण भारत हमेशा से युद्ध का शिकार होता आया है। तो प्रशांत पांडे जी, आपसे दूसरा सवाल ये रहेगा जी, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है इंडिया की या नेशनल मीडिया, वो जब आप टीवी खोल रहे हैं तब देख रहे हैं कि युद्ध 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 चिल्ला रहे हैं लोग, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक मैं समझ रहा हूँ युद्ध तो नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है। युद्ध के बाद किसी भी देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हालातों में परिवर्तन आता है, और देश के न तो आर्थिक हालात इतने अच्छे हैं कि हम युद्ध के लिए आगे बढ़ जाएं। हालांकि भावावेश में आके और पहलगाम में जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, उससे भाव जुड़ा होने के कारण लोग है कि तैयार हैं कि ठीक है हम युद्ध लड़ लेंगे, लेकिन युद्ध के जो परिणाम होंगे वो इतने भयावह होंगे। युद्ध आपके देश, अपने देश के लिए भी, किसी भी देश के लिए, दुनिया का कोई भी देश जो युद्ध की परिस्थिति में फंसता है वो कहीं ना कहीं 50 साल पीछे हो जाता है। उसका विकास रुक जाता है, उसकी तकनीक रुक जाती है, उसका युवा प्रभावित होता है, उसके देश में रोजगार प्रभावित होता है, शिक्षा प्रभावित होती है, चिकित्सा प्रभावित होता है। तो युद्ध के परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते हैं। युद्ध में जीत हासिल करने के बाद आप कुछ नया नहीं कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी सीमाओं की रक्षा करने में काबिल हो पाते हैं। और यदि आप थोड़ा सा आक्रांता प्रवृत्ति के हैं तो आप किसी दूसरे देश की कुछ सीमा को, जैसे चीन है, कुछ हिस्से को आप कब्जा कर लेते हैं। बाकी युद्ध आपको कुछ अलग नहीं दे के चला जाता है, ना तो कोई नई टेक्नोलॉजी, ना तो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट, ना तो आपके यहाँ रोजगार, ना तो आपके यहाँ अच्छी शिक्षा। वो युद्ध जब भी करेगा तो देशों का नुकसान ही करेगा। इस बात को हमारे जो है कि शीर्ष नेतृत्व भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। इसीलिए उरी और पुलवामा के बाद कोई युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि स्ट्राइक हुई थी, चुन चुन के मारने जैसी कुछ घटना हुई थी।
अच्छा, तो क्या लगता है प्रशांत पांडे जी, जो पहलगाम में आतंकी हमले हुए हैं उसका बदला लिया जाएगा? कोई स्ट्राइक होगा या नहीं होगा? बिल्कुल लिया जाएगा। अभी जो देश में आप देख रहे हैं कि जाति जनगणना कराई जा रही है, हाँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये डाइवर्जन है। जब उरी हुआ हमने उसका बदला लिया, जब पुलवामा हुआ हमने उसका बदला लिया, और पूरा देश ये चाहता था और अभी भी सोच रहा है कि कोई ना कोई मास्टर पीस प्लान तो तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ये छोटे छोटे हमले और उनके छोटे छोटे बदले ये बहुत हो गया। तो जरूर कोई ना कोई सख्त कदम लिया जा रहा है। फिलहाल दुनिया को दिखाया जा रहा है कि हम अपने आंतरिक मसलों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जैसे दुनिया को लगेगा कि हाँ ठीक है भारत अपने आंतरिक मसलों की ओर लौट चुका है, तो फिर बाह्य मसलों का जवाब भी उसी तरीके से दिया जाएगा जिस तरीके से देश चाहता है। चलिए, तो ये थे प्रशांत पांडे जी, जो कि जो विषय अपने हैं वर्तमान के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, युद्ध को लेकर, जो नेशनल मीडिया पर तमाम देख रहे होंगे कि युद्ध होने वाली है, तमाम विषयों पर अपनी बेबाकी से अपनी बात रखे हैं। आपको क्या लगता है, मोदी जी ऐसा कुछ आतंकी हमले जो हुए हैं उसका बदला लेंगे या नहीं लेंगे? क्या कोई स्ट्राइक होगा या नहीं होगा? इस पे आप अपना राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए जय हिंद।